आजकल एक बहस हर जगह चल रही है, एआई। ये हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल रहा है। और सवाल एक ही है, क्या हमारी नौकरियां खतरे में हैं या फिर ये किसी नए दौर की शुरुआत है? चलिए, आज इसी बड़ी बहस की गहराई में उतरते हैं। तो एक शब्द है जो आजकल खूब सुनने में आ रहा है, जॉब अपोकलिप्स। सुनने में ही भारी लगता है ना। इसका सीधा सा मतलब है एआई की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियों के खत्म होने का डर। पर क्या ये डर वाकई सच है या सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात? देखिए, इस डर की जड़ काफी गहरी है। 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई थी और उसके हिसाब से अमेरिका की करीब 47% नौकरियां ऑटोमेशन के हाई रिस्क पर थीं। सोचिए, लगभग आधी नौकरियां। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला था और इसने इस पूरी बहस को और भी हवा दे दी। तो आज इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले जॉब अपोकलिप्स के इस डर को देखेंगे, फिर थोड़ा इतिहास में झांकेंगे कि क्या ये डर नया है। इसके बाद असली आंकड़ों से जानेंगे कि असल में हो क्या रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो स्मार्ट प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे एआई का फायदा उठा रहे हैं। और आखिर में इस मशीन के साथ मिलकर आगे बढ़ने की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास में। एआई को लेकर आज जो हमें चिंता हो रही है ना, वो असल में कोई नई बात नहीं है। ये तो सदियों पुरानी कहानी का बस एक नया चैप्टर है। इस डर का एक नाम भी है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से नौकरियों का जाना। ये शब्द 1930 के दशक में मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने पॉपुलर किया था। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इसे भविष्य का अंत नहीं कहा, बल्कि असमायोजन का एक अस्थायी दौर बताया था, मतलब एक टेम्पररी फेज। और ये डर केन्स से भी बहुत बहुत पुराना है। देखिए, पहली सदी में रोम के सम्राट ने एक मशीन को इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें मजदूरों की चिंता थी। 16वीं सदी में इंग्लैंड की रानी ने निटिंग मशीन का पेटेंट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनके लोग भिखारी बन जाएंगे। 19वीं सदी के लुडाइट्स तो मशीनें ही तोड़ने लगे थे। तो केन्स ने तो 1930 में सिर्फ इसे एक नाम दिया था। ये चिंता हमारे साथ हमेशा से रही है। चलिए, अब इतिहास से निकलकर थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक अलग ही तर्क है। ये कहता है कि टेक्नोलॉजी नौकरियों को पूरी तरह खत्म नहीं करती, वो बस उन्हें बदल देती है। ये डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि डिसरप्शन है, एक बड़ा बदलाव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और हर कोई यही पूछ रहा है, क्या इस बार सच में कुछ अलग है? क्या एआई पिछली सभी टेक्नोलॉजी से इतना अलग है कि पुराने नियम इस पर लागू ही नहीं होंगे? तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिसर्च कहती है कि हाँ, एआई की वजह से 6 से 7% नौकरियां हट सकती हैं, ये सच है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। 1940 के बाद से रोजगार में जो 85% से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई है ना, वो टेक्नोलॉजी से बने बिल्कुल नई तरह की नौकरियों से आई है। तो इतिहास तो यही बताता है कि टेक्नोलॉजी जितनी नौकरियां लेती है, उससे कहीं ज्यादा पैदा कर देती है। तो सवाल ये है कि ये नई नौकरियां आखिर आती कहाँ से हैं? अर्थशास्त्री इसे कॉम्पेंसेशन इफेक्ट्स कहते हैं। होता क्या है कि जब टेक्नोलॉजी चीज़ों को सस्ता और बेहतर बनाती है तो हमारी खरीदने की ताकत बढ़ जाती है और मार्केट में डिमांड बढ़ती है। कंपनियां जो पैसा बचाती हैं उसे नए प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं और सबसे ज़रूरी, इनोवेशन से तो बिल्कुल नए उद्योग ही खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, 20 साल पहले ऐप डेवलपर या सोशल मीडिया मैनेजर जैसी कोई नौकरी थी ही नहीं। तो किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है? रिसर्च के मुताबिक ऐसे काम जिनमें एक ही तरह का पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, एडमिन असिस्टेंट और कस्टमर सर्विस। ये वो एरिया है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं। अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि जो स्मार्ट लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस एआई के दौर में खुद को कैसे ढाल रहे हैं, और सिर्फ ढाल नहीं रहे बल्कि तरक्की कर रहे हैं। जरा फ्रीलांसर मिलिया कुटल्यारोवा की कहानी सुनिए। वो कहती हैं, मैं एडमिन के काम में डूबी हुई थी। जिस काम में पहले हफ्ते के 10 घंटे लगते थे, अब एआई से वो शायद 2 घंटे में हो जाता है। और जो समय बचा, मैंने उसे नए क्लाइंट्स ढूंढने में लगाया, जिससे मुझे 2 पक्के क्लाइंट्स मिल गए। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि एआई काम छीन नहीं रहा, बल्कि हमारी क्षमता को सुपरचार्ज कर रहा है। एआई के आने से ना काम करने का एक नया मॉडल भी उभर रहा है। पुराना मॉडल था वन टाइम सर्विस का, मतलब हर बार नया क्लाइंट ढूंढो, इनकम का कोई भरोसा नहीं।
अब आ रहा है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां क्लाइंट एक तय काम के लिए हर महीने पेमेंट करता है। इससे इनकम भी स्टेबल रहती है और प्लानिंग करना भी आसान हो जाता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। आंकड़े देखिए, पिछले 10 सालों में सब्सक्रिप्शन पर चलने वाले बिजनेस के रेवेन्यू में 437% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि क्लाइंट्स को भी ये भरोसेमंद मॉडल पसंद आ रहा है। तो कौन सी टूल्स हैं जो काम आ सकते हैं? देखिए, प्लानिंग और आइडिया सोचने के लिए ChatGPT है, रिसर्च और फैक्ट चेक के लिए Perplexity, मीटिंग्स को रिकॉर्ड और समराइज करने के लिए Otter.ai, विदेशी क्लाइंट से बात करने के लिए DeepL और विजुअल्स बनाने के लिए Canva। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे AI को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मुद्दे की बात पर। देखिए, भविष्य इंसान बनाम AI की लड़ाई का नहीं है। भविष्य है इंसानों का AI के साथ मिलकर काम करने का। ये एक पार्टनरशिप है, कंपटीशन नहीं। MIT के 2 प्रोफेसर्स एंड्रयू मैकैफी और एरिक ब्रिंजॉल्फसन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से कहा है। इस रेस को जीतने की कुंजी मशीनों के खिलाफ मुकाबला करना नहीं है, बल्कि मशीनों के साथ मिलकर मुकाबला करना है। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो बोरिंग, रिपीट होने वाले काम हैं, उन्हें AI पर डाल दो। दूसरा, एक बिजनेस की तरह सोचो, सिर्फ एक काम करने वाले नहीं, बल्कि एक उद्यमी बनो। तीसरा, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ जो भरोसे और क्रिएटिविटी पर टिका हो। और चौथा, उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करो जो भविष्य में बढ़ने वाली हैं, जैसे ग्रीन टेक, फिनटेक और हेल्थ टेक। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, कल का वो कौन सा काम है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है? शायद इसका जवाब क्रिएटिविटी, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की कला, सहानुभूति और लीडरशिप जैसी चीजों में छिपा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम AI नहीं कर सकता, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी।